नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जायसवाल। आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कर्मचारी समूह बीमा सह बचत योजना के बारे में। कर्मचारी समूह बीमा सह बचत योजना क्या है, इसे कब लागू किया गया, शिक्षक इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे पता करें कि आप इस योजना में शामिल है या नहीं, इस योजना में शामिल होने के लिए किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी, इन सब बातों की जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये बात करते हैं क्या है कर्मचारी सह बचत योजना। साथियों, कर्मचारी समूह बीमा सह बचत योजना मध्य प्रदेश के एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा 5 फरवरी 2003 से लागू की गई है। इस योजना के बारे में करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी बीमा सह बचत योजना 2003 का प्रारंभ जो है 5 फरवरी 2003 को किया गया था। यह योजना मध्य प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए है, जो कि 5 फरवरी 2003 या उसके बाद इस शासकीय सेवा में आए हैं। उन सभी सेवकों के लिए इस योजना को लागू किया गया है। यह योजना लागू करने के पीछे शासन का मकसद है कि जो शासकीय कर्मचारी है, उन्हें दुर्भाग्यवश कोई ऐसी घटना घटित होती है तो उन्हें उसका बीमा भी मिले, और बीमे के साथ ही एक बचत राशि का समावेश भी इस योजना के तहत किया गया है। इसलिए इस योजना का नाम रखा गया है कर्मचारी बीमा सह बचत योजना। यानी कि यह योजना सिर्फ बीमा योजना नहीं है, बल्कि ये योजना में आपकी बचत भी होगी। तो देखिए, इस वीडियो के में हम आपको बताएंगे किस तरीके से इस बीमा योजना के अंदर आपको बचत योजना भी शामिल है। यह योजना परिवार कल्याण निधि तथा शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1995 का पुनरीक्षण किया जाकर बनाई गई है। इस योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ने इसमें बचत योजना को भी शामिल किया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि परिवार कल्याण निधि योजना और जो शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 जो है, ये पूर्व में लागू की गई योजनाएं थी, लेकिन अब इस योजना के अस्तित्व में आने के पश्चात इन दोनों योजनाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया है। एवं इस योजना में अभी तक जो कर्मचारियों ने पैसा जमा किया था, वो उनको डिपॉजिट मनी के रूप में शासन ने जमा किया हुआ है, जो कि उनकी सेवानिवृत्ति या सेवा के त्याग या फिर अन्य कोई आवश्यक स्थिति में प्राप्त किया जा सकेगा। तो साथियों, यह बचत योजना जो है ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, यानी कि जो MPPSC UPPSC से निकले अधिकारी हैं। अगर वो इस योजना में शामिल होने का विकल्प देते हैं तो ये योजना उनके लिए लागू होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन है दिनांक 1 अप्रैल 2003 को कार्यरत समस्त शासकीय सेवक या इसके पश्चात सेवा में आने वाले शासकीय सेवक, यानी कि 1 अप्रैल 2003 और उसके बाद में जितने भी कर्मचारी शासकीय सेवा में आए हैं, उन सभी कर्मचारियों के लिए जो GIS ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ये जो है लागू होगी। तीसरा है, इसमें शासन ने नियमित कर्मचारियों के साथ नियमित वेतनमान में कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से प्राप्त वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए भी योजना लागू करी है। यानी कि ऐसे कर्मचारी जो कि कलेक्ट्रेट दर पे या कॉन्टीजेंसी पे जो है नियमित वेतनमान में हैं और आकस्मिकता निधि से जिनको वेतन मिलता है, उन कर्मचारियों के लिए भी योजना लागू होगी। तीसरा है 31/12/88 के पूर्व नियमित पद के विरुद्ध जो दैनिक वेतन पर नियुक्त हुए दैनिक वेतन भोगी हैं, ये 31 दिसंबर 1988 के पूर्व वाले दैनिक वेतन भोगियों के बारे में बात हो रही है। वो जो दैनिक वेतन भोगी है वो भी इस योजना में शामिल होंगे। अब इस योजना के बारे में आपने ये तो समझ लिया कि इसके पात्रता क्या क्या होगी। अब चलिए हम समझते हैं कि इसमें अंशदान क्या होगा, आपकी राशि का कटौता कितना होगा, कितनी राशि जो है इसमें बीमे में जमा होगी और कितना आपका बीमा होगा। साथियों, 2 चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो बीमा है, यहाँ पे इस योजना का नाम है ग्रुप इंश्योरेंस सह बचत योजना, यानी समूह बीमा सह बचत योजना। तो सह बचत योजना को इसलिए इसमें नाम दिया गया है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत सिर्फ आपका इंश्योरेंस नहीं होता है, बल्कि आपके लिए बचत राशि का भी प्रावधान है। यानी कि आपको जो राशि कुछ इस स्कीम के तहत ली जाती है, उसको एक सेविंग के रूप में रखा जाता है, जो बाद में आपको आवश्यकता पड़ने पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम आपको आज ये बताएंगे कि ये योजना में आपकी कितनी राशि कटती है और आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपका बीमा कितना है।
कैसे आवेदन देना है, तो देखिए अगर आप सबसे बड़ी बात है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अगर है तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए इसमें यूनिट दर्ज निर्धारित की गई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए इस योजना के अंतर्गत 1 यूनिट होगी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी के लिए 2 यूनिट होगी, द्वितीय के लिए जो है 4 होगी और प्रथम श्रेणी और अखिल भारतीय सेवा के लिए 6 होगी। तो इस तरीके से इसमें यूनिट बता रखी है और 1 यूनिट का मूल्य है 100 रुपये। ठीक है, यूनिट का मूल्य है 100 रुपये, यानी कि अगर 1 यूनिट है तो 100 रुपये, 2 यूनिट है तो 200 मतलब 200 रुपये आपके बन जाएंगे अंशदान में, 3 यूनिट है तो आपके अंशदान में 4 यूनिट है तो अंशदान में 400 रुपये और 6 यूनिट है तो 600 रुपये। तो अंशदान की जो राशि है आपकी इस बात पे तय करती है कि आप किस श्रेणी के अंतर्गत शासकीय सेवक की श्रेणी में आते हैं। यानी कि आप तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, शासकीय सेवक हैं, तो आपको 2 यूनिट जो है इसमें खरीदना होगी और इन 2 यूनिट का जो अंशदान होगा 100 रुपये के हिसाब से 200 रुपये होगा। और 1 यूनिट अगर आप खरीदते हैं, यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो उसको 1 यूनिट दी जाएगी, 1 यूनिट का अंशदान उसका काटा जाएगा। तृतीय श्रेणी कर्मचारी है तो 2 यूनिट का अंशदान काटा जाएगा, द्वितीय श्रेणी कर्मचारी है तो 4 यूनिट का अंशदान काटा जाएगा और प्रथम श्रेणी या अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी हैं तो 6 यूनिट का अंशदान उनका काटा जाएगा। और प्रत्येक यूनिट के अंशदान के लिए 100 रुपये निर्धारित हैं। तो ये 100 रुपये 1 यूनिट की राशि है, जो कि जितनी ज़्यादा यूनिट होगी उस यूनिट के अनुसार जो है कैलकुलेट होती है। यानी कि अगर आपकी सैलरी स्लिप आप देखेंगे और अगर आपको आपकी सैलरी स्लिप में पता चलता है कि 200 रुपये कट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको 2 यूनिट का अंशदान दिया जा रहा है और आप एक तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं। अगर अब एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 यूनिट का जो होता है, 1 यूनिट जनरली 1 यूनिट का जो 100 रुपये काटा जाता है, तो यहाँ पे शासन जो होता है 1 यूनिट में आपका 35 रुपीज़ 35 रुपये बीमा धन में इन्वेस्ट करता है। यानी 35 रुपये में आपका 1,25,000 का टर्म इंश्योरेंस होता है, 1,25,000 रुपये का बीमा आपका होता है 1 यूनिट में। यानी कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो उसकी बीमा राशि होगी 1,25,000 रुपये। 100 रुपये उसके अंशदान के रूप में काटे जाएंगे सैलरी में से, जिसमें से 35 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाना है। क्योंकि 1 यूनिट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हो रही है तो उनकी जो 100 रुपये उनके वेतन में से कटेंगे, उसमें से 35 रुपये बीमा धन के लिए रखे जाएंगे और बाकी शेष अमाउंट जो आपका है, शेष राशि जो है 65 रुपीज़, ये उसकी बचत राशि के रूप में जमा होती रहेगी। तो आपने इस उदाहरण के माध्यम से समझ लिया होगा। आगे और बात करते हैं। अगर आप तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं तो आपको जो है 2 यूनिट होगी और 2 यूनिट में आपने देखा कि 2 यूनिट होती है तो 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 2 यूनिट का आपका हो रहा है 200 रुपये और 1 यूनिट का 1,25,000 रुपये का इंश्योरेंस है। तो 2 यूनिट का जो इंश्योरेंस आपका होगा वो होगा 2,50,000 रुपये का और 1 यूनिट की जो राशि है वो है 35 रुपीज़। तो 2 यूनिट की राशि होगी आपकी 35 × 2 यानी कि आपकी 70 रुपीज़ की राशि यहाँ पर होनी है। तो ये 70 रुपीज़ जो राशि आपकी होगी ये होगी 2 यूनिट के लिए और उसके लिए आपका 2,50,000 रुपये का इंश्योरेंस होगा। उसमें से 200 रुपये आपको सैलरी में से अंशदान के रूप में काटे जा रहे हैं। तो अंशदान के रूप में जो सैलरी में से आपको 200 रुपये काटे जा रहे हैं 2 यूनिट के, उसमें से आप देखेंगे 200 रुपये में से कि यहाँ पे 70 रुपये जो है आपके बीमा राशि के रूप में जमा होते हैं, यानी कटते हैं, जिसमें बीमा कंपनी को सरकारी राशि देती है और दूसरा जो है 130 रुपये आपकी बचत राशि है। अब इस बचत राशि को आप कैसे आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में निकाल सकते हैं उसके बारे में हम वीडियो के अंत में बताएंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से द्वितीय श्रेणी के बारे में। तो आप देखेंगे कि द्वितीय श्रेणी को 4 यूनिट दी गई है तो 100 × 4 यानी कि 100 × 4 तो आपका जो आंसर है वो आएगा 400 रुपये। तो आपको 400 रुपये द्वितीय श्रेणी का कर्मचारी है तो उनके वेतन पर्चे में अगर वो वेतन स्लिप देखेंगे, सैलरी स्लिप देखेंगे तो 400 रुपये उनके काटे हुए दिखेंगे हर महीने की सैलरी में से। इसका मतलब ये है कि GIS के नाम पे अगर आपके सैलरी में से 400 रुपये काटे गए हैं जो कि आपकी सैलरी स्लिप में दिख रहे हैं तो आपका ग्रुप इंश्योरेंस है। और ये जो ग्रुप इंश्योरेंस बचत योजना जो है इसके अंतर्गत आप द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, इसलिए आपकी 4 यूनिट काटी गई है और
4 यूनिट के 400 रुपये में से आपका पर यूनिट पे 1,25,000 का इंश्योरेंस है। इस तरीके से आपका 4 यूनिट पे होगा 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, यानी हर द्वितीय श्रेणी कर्मचारी का यहाँ पे 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा। और उस 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस में 400 रुपये जो वो अंशदान देगा, तो 400 रुपये में से 140 रुपये अंशदान की जो राशि होती है वो बीमा धन में इन्वेस्ट की जाएगी, जबकि 260 रुपये आपके यहाँ पर बचत राशि के रूप में रखे जाएंगे। उसी तरीके से प्रथम श्रेणी की बात करें तो प्रथम श्रेणी को 6 यूनिट और 6 यूनिट का 600 रुपये, 600 रुपये 1,25,000 रुपये, 1 यूनिट के हिसाब से 6 यूनिट का 7,50,000 रुपये का आपका इंश्योरेंस यानी बीमा होगा। और इस बीमा में 35 रुपये पर यूनिट के हिसाब से काटे जाएंगे, तो 210 रुपये आपके 6 यूनिट के बनेंगे 600 में से। और जो शेष अमाउंट है 390 रुपये वो आपका बचत राशि के रूप में समाहित किया जाएगा। तो ये आपकी बचत राशि यहाँ पर बन रही है, ये बचत राशि का कैलकुलेशन है। और इस बचत राशि को अब हम कैसे आवश्यकता पड़ने पर आहरित कर सकते हैं। और ये जो बीमा हमारा हो रहा है ग्रुप इंश्योरेंस जिसको हम बोल रहे हैं, समूह बीमा योजना और बचत पॉलिसी योजना है ये, इस योजना के अंतर्गत अगर आपके साथ या आपके बीमित व्यक्ति के साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना होती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें कैसे फ़ायदा ले पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो अखिल भारतीय सेवा के लिए पहले ही बात हमने बता दी है कि योजना स्वैच्छिक होगी। यदि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी इस योजना में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें वर्तमान में प्रचलित केंद्र सरकार की योजना के अतिरिक्त कर्मचारी बीमा सह बचत योजना 2003 में 6 यूनिट का आवेदन करने के लिए विकल्प परिशिष्ट 1 में देना होगा। साथ ही यहाँ मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो केंद्र के कर्मचारी हैं यानी कि जो अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी हैं, तो अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों के लिए ये जो GIS है उस तरीके से CGIS योजना चलती है जो कि केंद्र सरकार की समूह बीमा योजना सह बचत योजना है। तो वो चाहें तो दोनों योजनाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो केंद्र सरकार की योजना में भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। तो लेकिन अखिल भारतीय कर्मचारी सेवा के कर्मचारी होने के नाते उनको यहाँ पे परिशिष्ट 1 में अपनी सहमति देनी होगी 6 यूनिट काटने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जो हम यहाँ पे अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों के बाद दूसरा पैरा आपका जो है वो ये है कि पैरा 2 में उल्लेखित सभी पात्र, तो जो पात्र कर्मचारी कौन है, जो मैंने बोला आपको जितने भी शासकीय सेवक है जो 1988 के बाद दैनिक वेतन भोगी हैं और उसके अलावा जितने भी जो शासकीय सेवा में कर्मचारी हैं वो सभी जो कि अप्रैल 2003 के बाद या अप्रैल 2003 तक शासकीय सेवा में आए हैं, उन सभी के लिए योजना लागू हो रही है। तो उन सभी शासकीय सेवकों को परिशिष्ट 2 में बताए अनुसार घोषणा पत्र 2 प्रतियों में दिनांक 10 मार्च 2003 तक कार्यालय प्रमुख को देना अनिवार्य होगा। साथियों मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो आदेश है आपका मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ ये 2003 का है। तो 2003 के अनुसार जब पहली बार योजना लागू हुई थी तो इसमें घोषणा पत्र घोषित का प्रारूप दिया गया था और प्रत्येक कर्मचारी जो कि इस योजना में शामिल होना चाहता है वो उसके लिए भी एक तरीके से स्वैच्छिक ही है। जब तक वो परिशिष्ट 2 में अपना घोषणा पत्र 2 प्रतियों में संबंधित विभाग प्रमुख को जमा नहीं करता है तब तक उसकी सैलरी से इस योजना के अंतर्गत राशि का अंशदान नहीं काटा जाएगा। क्योंकि अब हम शिक्षक संवर्ग की हम बात करें तो जो है जुलाई 2018 के बाद हम लोग नवीन शैक्षणिक संवर्ग में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपको घोषणा पत्र है जब से योजना लागू हुई है उसके बाद जब अगर आप शामिल हो चुके हैं तो आपकी सैलरी स्लिप में GIS कटौती दिखेगा और अगर आप शामिल नहीं हुए हैं तो आपको यहाँ घोषणा पत्र अपने कार्यालय प्रमुख को देना होगा यानी संकुल प्राचार्य को देना होगा कि मैं इस योजना के अंतर्गत अपना अंशदान कटवा कर इस योजना के लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ। तो आप ये घोषणा पत्र की प्रति हम यहाँ पर आपको बताएंगे, ये प्रति आपको कार्यालय प्रमुख को देनी होगी और वहाँ से प्रति हस्ताक्षर करवाने के पश्चात उस सेवा पुस्तिका में चस्पा की जाएगी और दूसरी प्रति कार्यालय प्रमुख के प्रति हस्ताक्षर के उपरांत कर्मचारी के सेवा अभिलेख के साथ संलग्न की जाएगी। तो यहाँ पे आपके जो है 2 प्रति में आप देंगे जिसमें एक आपकी जो है सर्विस बुक में लगेगी और दूसरी जो प्रति होगी वो कार्यालय में रखी जाएगी। अब पैरा 3 में उल्लेखित अंशदान जो होता है भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर अन्य सभी के लिए अनिवार्य होगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि क्लियर हो गया है कि भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनको छोड़ दें तो बाकी जितने भी अन्य कर्मचारी हैं उन सभी के लिए वो अंशदान अनिवार्य होगा। सिर्फ भारतीय सेवा के लोगों के लिए, अखिल भारतीय सेवा के लोगों के लिए, IAS अधिकारियों के लिए इसको वैकल्पिक रखा गया है क्योंकि उनको केंद्र सरकार की योजना में भी शामिल होना रहता है तो उनके लिए स्वैच्छिक है।
और बाकी के लिए इसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जितनी अंशदान है उतना उसको आपको जमा करना होगा योजना में शामिल होने के लिए। और आहरण संवितरण अधिकारी कर्मचारियों अधिकारियों के माह मार्च 2003 के वेतन जो अप्रैल माह 2003 दे होंगे से पैरा क्रमांक 3 के अनुसार कॉलम 4 अनुसार राशि का कटौती करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो जब पहली बार योजना लागू हुई थी तो उनको उत्तरदायी होंगे डीडीओ को आपकी उस राशि को काटना होगा। इसके बाद हम चलते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत विशेष बात है कि प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान योजना में मासिक अभिदान के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। अगर कोई डेपुटेशन पे गया है, एक विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पे गया है, तो वो जो मासिक अभिदान जमा करने के लिए संबंधित कर्मचारी ही उत्तरदायी होंगे व्यक्तिशः। उन्हें ही अपने वेतन से जिस विभाग में प्रतिनियुक्ति पे है वहाँ पे जाके वेतन का से GIS का कटौती करवाना होगा। दूसरी चीज़, यदि किसी शासकीय सेवक को वेतन भुगतान किसी विशेष कारण से नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक का उत्तरदायित्व होगा कि वह निर्धारित राशि राज्य शासन के मुख्य शीर्ष 107 शासकीय सेवक समूह बीमा योजना में नियमित रूप से मियाद के अंतर जमा करें। यानी कि यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर कोई कर्मचारी किसी कारणवश वेतन प्राप्त नहीं कर पाता है, यानी कि वो या तो निलंबित हो गया है, सस्पेंड हो गया है, या कुछ ऐसी चीज़ उसके साथ घटना हो गई जिसकी वजह से उसका वेतन आहरण बंद हो गया कुछ समय के लिए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे GIS के कटौती अनिवार्य है। चूँकि तो इसको राशि को जो है संबंधित अधिक कर्मचारी अपने विभाग प्रमुख के माध्यम से राज्य शासन के मुख्य शीर्ष 107 में शासकीय सेवक समूह बीमा योजना के अंतर्गत उस राशि को उसको जमा करवाना होगा, अन्यथा उस समय का उसका जो है इंश्योरेंस कवर नहीं होगा। दूसरा, यदि किसी कारणवश किसी कर्मचारी द्वारा अंशदान की राशि जमा नहीं की जाती है तो इसी दौरान दुर्भाग्यवश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे कोई भी बीमा लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये साथियों इसीलिए है कि अगर आपने मान लीजिए अंशदान की राशि किसी महीने में जमा नहीं करी और उस महीने में आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई तो ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ हम नहीं ले पाएंगे। यानी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से राशि का जमा होना अनिवार्य है। और नियमित रूप से राशि का जमा होना अनिवार्य है तो जो आपके सैलरी स्लिप से ऑटोमेटिकली राशि कटती जाती है, आप अपनी सैलरी स्लिप देखिए, उसमें GIS का एक कॉलम होगा, GIS के सामने जो राशि का कटौती लिखा होगा, अगर आपकी राशि का कटौती 200 रुपये लिखा हुआ है तो आप 33 श्रेणी के कर्मचारी हैं और 200 रुपये में से आपके जो है 70 रुपीज़ यानी 70 रुपये जो है इस बीमा योजना के अंतर्गत काटे गए हैं। और बाकी जो बाकी जो आपका पेमेंट है वो पेमेंट जो 130 आपका होगा वो एक बचत योजना के रूप में रखा जाएगा। दूसरी, केवल उसके नामांकित परिवार के सदस्य नामांकित वारिस को बचत निधि में जमा राशि मई ब्याज के भुगतान की जाएगी। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न कि हम जब बात कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हम आप इसको हर बात को क्लियर करेंगे कि जो समूह बीमा योजना की जो राशि होगी वो राशि मई ब्याज के जो भी आपका नामांकित व्यक्ति होगा, नामांकित सदस्य होगा, वारिस होगा, अगर आपके साथ ऐसी कोई दुर्भाग्यवश ऐसी कोई घटना घट जाती है जिसमें आपकी मृत्यु होती है, ऐसी स्थिति में वो बचत निधि की जो जमा राशि होगी मई ब्याज के उस वारिस को प्रदान की जाएगी। अतः कर्मचारी के हित में होगा कि वह नियमित अंशदान की राशि मियाद के अंदर जमा करे या उसकी जमा होती रहे, इस बात का वो सुनिश्चित करें। अब अगली बात आते हैं, योजना के अंतर्गत सदस्य कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर इस योजना में परिवार के नामांकित सदस्य वेद उत्तराधिकारी को पैरा 3 में दर्शाई बीमा राशि के साथ साथ बचत निधि में जमा राशि मई ब्याज के भुगतान की जाएगी। यानी कि अगर अचानक से कोई मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति बनती है, तो बीमा राशि के साथ साथ बचत राशि भी उसे भुगतान की जाएगी। यानी कि बीमा राशि भी आपको मिलेगी, जो भी बीमा राशि है वो बीमा राशि, और जो बचत राशि थी वो मई ब्याज की आपको मिलेगी। परंतु कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, सेवा से निकाले जाने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या त्याग पत्र देने पर उसे केवल बचत निधि में जमा राशि मई ब्याज के भुगतान की जाएगी। साथियों, यानी कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु नहीं होती है और उसका रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है, या उसे सेवा से किसी कारण से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी टर्मिनेट कर दिया जाता है, या वो VRS यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेते हैं, या अपनी सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में संबंधित कर्मचारी जो होता है वो सिर्फ बचत निधि में जमा राशि को ही प्राप्त करने का उत्तराधिकारी होगा, और वो बचत राशि ही जो है उसको आपको मई ब्याज के भुगतान की जाएगी। अब
दो चीज़ें स्पष्ट हो गई है। तीसरा है, इस योजना के अंतर्गत नामांकन जो पूर्व में संचालित बीमा योजना के लिए किए गए हैं वह मान्य नहीं होंगे। यानी कि पूर्व में संचालित बीमा योजना जो परिवार निधि योजना चलती थी और एक और योजना चलती थी बीमा वाली, उस दोनों में अगर जो नामांकन किए गए वो इसमें मान्य नहीं होंगे। आपको इस योजना के अंतर्गत नामांकन करवाना होगा, जो कि ये विशेष उन लोगों के लिए है जो 2003 में जब योजना लागू हुई थी तब जो शासकीय सेवा में थे उन लोगों के लिए। बाकी तो हम लोग लगातार नामांकन और नए परिशिष्ट के अंतर्गत अपना आवेदन हमने संकुल स्तर पर दिया है। तो शासकीय सेवक को इस योजना के अंतर्गत परिशिष्ट 3 में प्रारूप में नामांकन करना होगा। यदि आपकी सैलरी स्लिप से, आपके वेतन पर्ची से आप देखें, अगर आपके पिछले महीने की वेतन पर्ची उठा के अगर आप देखेंगे और उसमें GIS के कॉलम में 0 राशि काटी गई है, इसका तात्पर्य ये है कि आप कर्मचारी सह बचत बीमा सह बचत योजना में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं और आपको शामिल होना पड़ेगा। तो शामिल होने के लिए आपको एक घोषणा पत्र देना होगा और दूसरा देना होगा आपको परिशिष्ट में 3 में एक नामांकन देना होगा जिसे आप नामांकित करेंगे। तो अगर आपकी राशि कटौतरा नहीं हो रहा है GIS का, तो आप तत्काल अपने प्रिंसिपल से, अपने संकुल प्राचार्य से संपर्क करें और अपना नामांकन प्रारूप और अपना घोषणा पत्र वहाँ पे तत्काल जमा करें और अपनी राशि का कटौतरा करना शुरू करवाएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और हमारे लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से GIS हमारे लिए एक वरदान साबित होगी। चलिए तो आगे हम देखते हैं कि दिनांक 31/3/2003 के पश्चात वर्तमान में लागू बीमा योजना अर्थात परिवार कल्याण और समूह बीमा योजना 1985 के अंतर्गत किसी प्रकार का कटौती नहीं किया जाएगा। ये भी उन लोगों के लिए है जब पहली बार ये योजना लागू हुई थी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब 2003 में 31 मार्च से 2003 तक 2 योजनाएं लागू थी, जिनका एक का नाम था परिवार कल्याण तथा समूह बीमा योजना 1985 वाली, और दूसरी थी आपकी दूसरी बीमा योजना। तो इस तरीके दोनों बीमा योजना के अंतर्गत जो कटौती था वो इसके बाद नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। दिनांक 31/3/2000 तक भी कर्मचारी की जमा राशि उक्त योजना के अंतर्गत डिपॉजिट में रहेगी तथा इस पर शासन समय समय पर निर्धारित ब्याज दर से ब्याज की गणना की जाएगी। अगर मतलब अन्य इस योजना में 2003 के पहले के कर्मचारियों के लिए है ये, उनको अगर इस योजना में राशि काटी जा रही थी पुरानी योजनाओं में, तो वो राशि उनको बाकायदा ब्याज सहित जमा होगी, सरकार उनके खाते में जमा करती रहेगी। अब यह राशि कर्मचारी की दुर्भाग्य मृत्यु होने पर इस योजना में परिवार के नामांकित विधिक उत्तराधिकारी को भुगतान की जाएगी। जो भी राशि आपकी पुरानी वाली जमा है इस 2003 के पहले के कर्मचारियों के लिए, वो राशि भी अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटित होती है तो या फिर आप रिटायर्ड होते हैं तो आपको जो जमा राशि है वो वेद उत्तराधिकारी या फिर आपको प्रदान की जाएगी। भविष्य में इन योजनाओं पर कोई बीमा देय नहीं होगा, लेकिन जो 2 योजनाएं हैं वो सरकार ने पूरी तरीके से बंद कर दी है। परिवार कल्याण तथा समूह बीमा योजना 1985 को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। 2003 के बाद उसमें किसी प्रकार की बीमा राशि का क्लेम नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सरकार ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम जाते हैं कर्मचारी की सेवा निवृत्ति सेवा से निकाले जाने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति त्यागपत्र देने पर राशि का भुगतान व ब्याज किया जाएगा। दिनांक 31/3/2003 की स्थिति में समस्त बीमा योजना परिवार कल्याण समूह बीमा योजना के अंतर्गत जमा राशि में ब्याज के प्रमाण पत्र संलग्न परिशिष्ट 4 के अनिवार्य रूप से आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा समस्त कर्मचारियों को जारी किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो बात हो रही है ये सारी बातें, ये जो पूरा पैराग्राफ आप देख रहे हैं 8वां पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ ऐसे कर्मचारियों के लिए है जो कि 31/3/2003 से पूर्व शासकीय सेवा में हैं और उन पुरानी जो योजनाएं चल रही थी बीमा योजनाएं उनके अंतर्गत वो पंजीकृत थे। तो उन लोगों को उस बीमा अंतर्गत जो राशि जो डिपॉजिट थी उसके बारे में यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला जो है साथियों हमारा पैराग्राफ है 9 वाला। इस योजना के अंतर्गत बचत राशि पर राज्य शासन द्वारा जो है 8% की ब्याज दर निर्धारित की गई है। यह ब्याज दर आगामी 10 वर्ष के लिए स्थिर रखी जाएगी। 2003 में रखी गई थी। 2003 से अगर आप 8 वर्ष जोड़ 2011 तक की राशि जो है निर्धारित थी। प्रत्येक 10 वर्ष के लिए ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो अब अगले प्रत्येक वर्ष के उपरांत
10 वर्ष के उपरांत में अंशदान की राशि तथा बचत निधि पर ब्याज की दर पुनः निर्धारण होगा। यानी 2011 के बाद फिर से बचत राशि जो है वो परिवर्तित हुई है, साथ ही अंशदान की राशि भी परिवर्तित हुई होगी, तो उसके बारे में हम समझेंगे। इस योजना में नियमित कटौती सामान्यतः वेतन बिलों से प्रत्येक माह की जाएगी। ऐसी सभी कटौतियों का अभिलेख सामान्य भविष्य निधि की पासबुक में अंतिम खाने में रखा जाएगा। यानी जो ईपीएफ की जो आपकी पासबुक है, उस पासबुक के अंतर्गत आहरण संवितरण अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, वो हिसाब किताब रखें। और कर्मचारियों को भी ये सुविधा सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनकी पासबुक पर समुचित प्रकार की रूप से पूरी तरह भरकर रखी जा रही है। चलिए, तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। अब कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर इस योजना परिवार के नामांकित या सदस्य अवैध उत्तराधिकारी को तथा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति सेवा से बाहर निकाले जाने पर त्यागपत्र देने पर कर्मचारी को किया जाने वाला भुगतान मुख्य शीर्ष 8011 लघु शीर्ष 107 शासकीय सेवा समूह बीमा योजना में विकलनीय होगा। योजना विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो साथियों, ये एक्चुअल में जो पूरी योजना है, इस पूरी योजना की मुख्य बातें मैंने आपको बताई है। अब इस योजना में क्या संशोधन किया गया है, और इस योजना में संशोधन के अलावा अब आपकी हम बात करते हैं कि परिशिष्ट 3 और परिशिष्ट 1 यानी कि घोषणा पत्र और आपको नामांकित सदस्य का नामांकन का प्रारूप मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये है परिशिष्ट 2 घोषणा पत्र। ये परिशिष्ट 2 घोषणा पत्र आपको तब देना होता है जब आप इस योजना में शामिल होते हैं। अगर आप पहले से इस योजना में शामिल हैं तो आपको इस परिशिष्ट को देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी तक आप इस योजना में शामिल नहीं हैं और इस योजना में शामिल होना चाहते हैं तो आपको घोषणा पत्र जमा करना होगा। ये घोषणा पत्र का प्रारूप है जिसे आप भरकर अपने संकुल प्राचार्य या फिर अपने डीडीओ को जमा करेंगे। इसमें यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैंने मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना 2003 के नियम और शर्तों को पढ़ लिया है, और इसमें स्पष्ट इस बात का भी उल्लेख है कि अगर किसी कारणवश आपकी अंशदान की राशि विभाग जमा नहीं कर पाता है, चाहे जैसे आप अगर सेवानिवृत्त हो गए हो या फिर आपके साथ बीच में माइनर आपको सस्पेंड किया गया हो, ऐसी स्थिति में आपको स्वयं जाके राशि जमा करनी होगी। और इसके बारे में अधिक जानकारी आप अपने संकुल से प्राप्त कर सकते हैं। एक हेड है जिस हेड में आपको राशि जमा करनी है। यह हेड भी हम आपको अंडरलाइन करके बता रहे हैं, जिसका नाम है 6011 लघु शीर्ष 107। इसमें आपको राशि जमा करनी है और ये नियम को पढ़ने के बाद आप इस घोषणा पत्र को भली भांति पढ़कर समझकर अपने विभाग प्रमुख या संकुल प्राचार्य डीडीओ को जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे जो गोले में दिखाई दे रहा है कि अंशदान की राशि नियमित जमा नहीं की जाती है तो आकस्मिक घटना के होने पर मेरे उत्तराधिकारी को बीमा लाभ से वंचित किया जा सकता है। यानी कि आपको इसमें लगातार नियमित रूप से राशि जमा करवाना है, और जब तक आप सेवा में है यह दायित्व आपके डीडीओ का है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप सेवा से बाहर होते हैं तो ऐसी स्थिति में ये आपको स्वयं को राशि जमा करवाना होगी। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं तीर के निशान से बताया जा रहा है कि प्रति हस्ताक्षरित ये वाला हिस्सा जो है संकुल प्राचार्य का होगा, और आपको यहाँ हस्ताक्षर कर्मचारी का नाम और पदनाम लिखकर इस जानकारी को भरकर घोषणा पत्र भरकर संकुल प्राचार्य को दे देना है। इसके बाद हमारी दूसरी जो मूल चीज़ है वो अब हमारी आएगी नामांकन प्रपत्र। कर्मचारी बीमा सह बचत योजना 2003 का नामांकन प्रपत्र। साथियों, ये नामांकन प्रपत्र भी आपको भरकर देना अनिवार्य है, क्योंकि इसी के आधार पर जब आपके साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आपकी बीमा राशि मय ब्याज के और जो बचत राशि जो जमा हुई है वह भी आपको, और बीमा क्लेम राशि दोनों राशि आपके उत्तराधिकारी को भुगतान की जाएगी। यहाँ इस फॉर्मेट में आपको जो है आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं आप उनको नामांकित कर सकते हैं। नामांकित करने के दौरान यहाँ पे आप एक से अधिक लोगों को भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। यदि आप एक से अधिक व्यक्तियों को नॉमिनेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उनका नाम लिखना पड़ेगा, और नाम लिखने के साथ आपका ब्लड रिलेशन भी दिखाना होगा। साथियों, ये जो परिवार के कोई भी सदस्य या एक से अधिक सदस्यों को आप यहाँ पर जैसे नामांकित करेंगे तो उनके सामने जो कॉलम्स दिए हुए उनकी पूर्ति आपको करना होगी। यहाँ तीर के निशान के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर आप 2 लोगों को नामांकित करते हैं तो एक के नीचे एक का नाम रखना होगा। इस योजना में ये सुविधा भी होगी कि आप जो नॉमिनी है उनका शेयर भी कर सकते हैं, यानी कि 50-50% या 75-25% जितना भी आप चाहें उनमें आपस में अपनी जो राशि होगी मिलने वाली राशि, उस राशि का बंटवारा भी
कर सकते हैं। आखिरी वाले कॉलम में आप देखेंगे कि यदि आप यानी किसी कर्मचारी जिसका कि बीमा है, उस कर्मचारी की मृत्यु होने के पूर्व ही अगर किसी नामिनी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में दूसरा नामिनी कौन रहेगा उसकी जानकारी भी आपको इस 5वें नंबर के कॉलम में भरनी, लास्ट वाले कॉलम में भरनी होगी। तो इस तरीके से आप अपना ये पूरा फॉर्मेट फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद नामांकन प्रपत्र सहित घोषणा पत्र और नामांकन प्रपत्र दोनों का प्रारूप हम आपको इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने विभाग में जाके ये दोनों कागज दस्तावेज जमा करके अगर आपका नाम इस योजना नहीं है तो आप इन दस्तावेजों को अपने संकुल प्राचार्य या डीडीओ को जमा करके इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों तक इसको पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद। जय हिंद।